मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट, करंट अफेयर्स का चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 हमें बताएगा कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। फाइनेंशियल अफेयर्स बोले तो कैसे अफेयर्स, पैसे से रिलेटेड अफेयर्स, यानी कि पैसा सीखना है हमें, पैसा तो करना ही है। जो पैसा सीखेंगे, सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है पैसे के लिए? सबका बाप आरबीआई। पैसे के लिए जब हम सीखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? फंड्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई हमारा इस्टेब्लिश कब हुआ था? हमारा आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935। ठीक है जी। कहाँ पर हुआ था? कौन से एक्ट के अंदर हुआ था? एक्ट था हमारा आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ इन 1935। इन विच एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है जी। आरबीआई का जो पहला ऑफिस था वो खोला गया कैलकाटा के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे उसे मूव कर दिया गया। कितने धीरे? 2 साल के अंदर। कहाँ मूव कर दिया गया? मुंबई के अंदर। और आज कहाँ है? आज भी वो मुंबई में ही है। ठीक है जी। चलिए जी। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड द वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑफिस जो है हमारे वो ऑफिस है जहाँ पर हमारे गवर्नर बैठते हैं और क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि पास जैसे कि कौन सी करेंसीज चलानी है, कौन सी करेंसीज हटानी है। याद है वो दिन 8 नवंबर का? 8 नवंबर 2016 क्या हुआ था? रात को अचानक 500,000 के नोट बंद कर दिए गए। ये कहाँ पर डिसाइड हुआ होगा? आरबीआई ने डिसाइड किया होगा, क्योंकि करेंसी किसकी है? आरबीआई की। किस करेंसी को मोनेटाइज करना है, किस करेंसी को डीमोनेटाइज करना है, ये सारा का सारा राइट किसका है? आरबीआई का। आरबीआई के सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो बैठे होंगे कहाँ पर? मुंबई में। बैठ के उन्होंने पॉलिसीज बनाई होंगी। फिर मोदी जी को इन्फॉर्म किया होगा, या मोदी जी भी पास में होंगे, साथ में होंगे। फिर मोदी जी शाम को आए कॉन्फ्रेंस मीडिया में बिल्कुल सज धज के, मित्रों क्या नहीं होगा आज के बाद? 500,000 की करेंसीज नहीं चलेंगी। यानी कि जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं वो इनके सेंट्रल ऑफिस में बैठ कर बनेंगे। क्या क्या रूल्स बन सकते हैं? कौन सी करेंसी चलेगी? रेपो रेट, रिजर्व, सुना है थोड़ा सा कभी कभी। रेपो रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? कौन सी पॉलिसीज चलेंगी? किस सेक्टर को लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना, ये सारी पॉलिसीज वो क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो क्या बोलता है कि जब आरबीआई बना था ना 1935 में, तो ये बना था एज अ प्राइवेट बैंक, एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारा जो ये है कौन? आरबीआई। ये जो प्राइवेट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट तो हो गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यानी कि इंडिपेंडेंस आई, उसके बाद इसे क्या किया गया? उसके बाद इसे नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज इसे किया गया 1949 के अंदर। नेशनलाइज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने अपने अधिकार क्षेत्र में इसे ले लिया था। ठीक है जी। अब जब गवर्नमेंट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया तो उसके बाद क्या किया? आरबीआई इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आरबीआई के सारे शेयर्स प्राइवेट ओनर से निकाल कर किसको दे दिए जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए। यानी कि आरबीआई किसके पास है? गवर्नर ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है जी। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब बोलते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट ने ले तो लिया, लेकिन ऐसे ही फ्री में थोड़ी दिया है, कुछ काम तो करवाएगा इससे। गवर्नमेंट हमेशा काम करवाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करवाए? गवर्नमेंट ने जिसको बना दिया क्या? मॉनेटरी अथॉरिटी, कि जितना भी पैसे का छापना है, कौन सा करेंसी चलानी है, कौन सी करेंसी नहीं चलानी है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आरबीआई डिसाइड करेगा। तो उसको बना दिया क्या? हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको रेगुलेट भी करेगा और उसे सुपरवाइज भी करेगा। रेगुलेट करने का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस बनाना, और सुपरवाइज करने का मतलब क्या होता है? कड़ी नज़र रखना, मेरे लोग गलत काम तो नहीं कर रहे, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो उसका करना क्या है? उसको सुपरवाइज करना, मेंटेन करना, नज़र बना कर रखना। दूसरा क्या बोलता है आगे? मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको कस्टोडियन भी बोल सकते हैं, लिख लो। मैनेजर की जगह उसको कस्टोडियन भी बोल सकते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है उसका खजांची कौन है, उसको रखने वाला कौन है? उसको रखने वाला आरबीआई है। आरबीआई क्या कहेगा अपने लोगों से? तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी का कोई फायदा तो है नहीं इंडिया में रहकर। क्या फायदा नहीं है? क्योंकि इंडिया में चलनी तो इंडियन करेंसीज हैं। तो वो सारे के सारे तुम मेरे पास जमा करा दो और मुझसे बदले में क्या ले जाओ? इंडियन रुपीज़ ले जाओ। आरबीआई क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रखता है, फॉरेन एक्सचेंज का पूरा मैनेजर है। चलो जी। उसने जब आप इंडिया में आए फॉरेन किसी डॉलर के साथ, तो उसने सारा का सारा पैसा वापस ले लिया आपसे, फॉरेन करेंसी। अब आपको घूमने जाना है यूएसए, वहाँ पे तो इंडियन रुपीज़ चलेगा नहीं, डॉलर लेकर जाओगे। डॉलर कैसे मिलेंगे आपको? मतलब जो इनके मनी एक्सचेंजर होते हैं, आप किसी के पास भी जाकर पैसे एक्सचेंज कराते हो, इनके ऑथराइज डीलर होते हैं। बेसिकली अल्टीमेटली किसने अप्रूवल दी?
मनी एक्सचेंज करने के आरबीआई ने, तो आरबीआई क्या होगा, मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, प्लस सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज अपने अंडर दबा कर भी रखता है, तो उसके लिए इसको क्या बोला गया, कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडियन वैसे होता है रखवाला या फिर किसी चीज़ की कस्टडी अपने अंडर प्रोविजंस के अंदर रखने वाला बंदा, ठीक है। आगे क्या बोलता है जी, इश्यूअर ऑफ करेंसी, नोट छापने की मशीन किसके पास है, आरबीआई के पास। सो आरबीआई क्या है हमारा, इश्यूअर ऑफ करेंसी भी है। आगे क्या है, डेवलपमेंट रोल, यानी कि डेवलपमेंट रोल को एक प्रमोशनल रोल्स भी बोल सकते हो। आरबीआई फंक्शंस देता है, आरबीआई लॉन्च करता है नई नई पॉलिसीज, लोगों को बोलता है कि जागो लोगों अपना पैसा बैंक में जमा कराओ, क्या क्या बैंक्स की स्कीम निकलेगी, यानी कि प्रमोशन करना, अपनी बैंक की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाकर एडवर्टाइज कर ये क्या करता है, प्रमोशन करता है। आगे क्या है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जितना भी पेमेंट होगा, एक मिनट इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, अपने नोटबुक्स में साथ साथ लिखना। ठीक है जी, इसके अंदर साथ साथ क्या लिखोगे, जो लिखवाओगे, एक मिनट। बिना गवर्नमेंट के भी काम कर सकते, कौन, गवर्नमेंट के बिना, वैसे तो एक गवर्नमेंट अपनी अलग से कंपनी है ये, लेकिन इसको सारी की सारी पावर्स तो गवर्नमेंट से ही मिलेगी ना, गवर्नमेंट का ही हिस्सा है ये, गवर्नमेंट की ओनरशिप है इसके ऊपर। डीमोनेटाइजेशन अपने आप कर सकता है, इनके कमेटी मेंबर्स होते हैं, सबको डिस्कशन करके करना पड़ता है, कोई भी अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, अकेला बंदा वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो ये मिलजुल कर ही काम करते, बिना मिले जुले काम कर ही नहीं सकते थे ये। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जी क्या हो गया, एक बैंक है महक का बैंक, महक का बैंक है पीएनबी बैंक, ठीक है जी, पीएनबी बैंक महक का बैंक है, ठीक है। इसी के पीएनबी के सामने बनाइएगा एक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी किसका बना है जी, आशा का बना देते हैं, ठीक है। पीएनबी बैंक से एचडीएफसी बैंक को पेमेंट जानी थी, यानी कि महक ने आशा से कुछ पैसे उधार लिए थे, महक को पे करने हैं, रीपे करनी है। महक बोलते मेरे पास कैश तो है नहीं, आशा चेक ले ले। आशा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, चेक दे दे, मेरे पास तो खाता है। अब पीएनबी बैंक से जो चेक कटेगा वो कौन से बैंक का होगा, नीचे वो चेक की शेप बनाओ, चेक जो कटेगा वो कौन से बैंक का होगा, पीएनबी का होगा। से 10,000 रुपीज़ का चेक है, ठीक है जी। अभी जो 10,000 का चेक है ये कहाँ जाएगा, पीएनबी बैंक से आशा के पास। आशा क्या करेगी, आशा इस बैंक को लेकर गई जी एचडीएफसी बैंक के पास, ठीक है, इस चेक को लेकर। अब जब ये चेक वो एचडीएफसी के पास जाएगी, एचडीएफसी देखेगा ओहो ये तो पीएनबी का है, आशा जी आपका तो खाता किस में है, एचडीएफसी में। या तो महक को बोलो कि एचडीएफसी में खाता खुला के फिर चेक काटे, या फिर आप जाके पीएनबी में कराओ। तो क्या ऐसे चेक का लेन देन आसान होता अगर हर एक बैंक रेस्ट्रिक्शन लगाता कि मैं तो बस अपने ही बैंक के चेक क्लियर करूंगा, दूसरे के बैंक के चेक क्लियर नहीं करूंगा, तो फिर देश में कैसे काम चलता, चेक का सिस्टम तो इजीली अवेलेबल ही नहीं हो पाता, चेक तो बेकार हो जाता, चेक का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है, आरबीआई बीच में सेंटर में बनाना, आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है एचडीएफसी को कि भाई तो चिंता ना कर, तो पीएनबी का चेक ले ले। एचडीएफसी ने ले दिया, आशा खुश कि चलो मेरा चेक तो एक्सेप्ट हो गया। एचडीएफसी कहता मैं आशा को पैसे दूं कैसे, चेक तो किसका है, पीएनबी का, देने का अधिकार भी किसका है, पीएनबी का। एचडीएफसी को आरबीआई ने बोला कि तू आशा को पैसे दे दे, फिर तो ये चेक किसको दे दे, तो ये चेक सिस्टम में डाल दे, यानी कि सिस्टम में इंफॉर्मेशन जनरेट होएगी कि क्या चेक आया हुआ है, पीएनबी से चेक आया हुआ है फॉर द 10,000। अब ये आरबीआई बोलेगा पीएनबी को कि तेरे अकाउंट होल्डर ने 10,000 रुपये का चेक काटा है, तो तुझे मुझे 10,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पीएनबी बोलेगा कि हाँ ठीक है, चेक तो मेरे खाते का ही है, मेरे बैंक का ही है, अच्छा ठीक है, कस्टमर भी मेरा है, इसने बोला है कि 10,000 रुपये इसको चाहिए, अगर आप चाहे विड्रॉ कराओ चाहे किसी को दे दो, बात तो आप एक ही है ना, आपके खाते से तो पैसा कटेगा। पीएनबी ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा आपको दे देता हूँ। जैसे ही पीएनबी ने मार्केट में पैसा रिलीज किया, यानी कि वो एक तरह से आरबीआई को रिलीज किया, आरबीआई ने किसको दे दिया, एचडीएफसी को, क्योंकि जाना किसको चाहिए था, एचडीएफसी को। सो इसमें क्या किया, सेटलमेंट कर दिया आरबीआई ने, पेमेंट सेटलमेंट हो गया, पीएनबी का चेक कहाँ क्लियर हो रहा है, जाके एचडीएफसी में। सेम ऐसे ही अगर आशा ने एचडीएफसी का चेक पीएनबी में दिया होता तो पीएनबी वाला आशा को महक को पैसे देता, पीएनबी को पैसा कहाँ से मिलता, एचडीएफसी बैंक से। कौन दिलवाता, आरबीआई। यानी कि आरबीआई एक क्लियरिंग सिस्टम है, क्लियरेंस सिस्टम मेंटेन करता है।
आरबीआई क्लियरेंस कैसे मेंटेन करता है? दो बैंकों के बीच में सेटलमेंट कराने का काम करता है, पेमेंट सेटलमेंट कराने का काम करता है। देखो इसमें यही लिखा हुआ है हमारे पास बुक्स के अंदर कि रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम। जितना भी पेमेंट होगा, जो भी सेटलमेंट होगी, उसके लिए वो रेगुलेटर और सुपरवाइजर होता है कि उसकी निगरानी में ही फंड्स इधर से उधर मूव होते हैं। क्लियर इतना? आगे क्या है? रिलेटेड फंक्शंस। इसके अलावा जो फंक्शंस उसे करने हैं, क्रेडिट पॉलिसी बनानी है, रेट्स ऊपर नीचे करने हैं, वो कर सकता है। यानी कि ये सिर्फ कुछ एक नंबर्स हैं। लिस्ट क्या है? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जितना लिखा हुआ है बस उतना ही है और कुछ नहीं आएगा। इंक्लूसिव मतलब लिस्ट अभी और इंक्लूड की जा सकती है, और चीज़ें इसमें आ सकती हैं। चलिए जी, अब इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन दिया हुआ है। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब, मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है? ऐसी अथॉरिटी जो फॉर्मूले बनाएगी, जो पॉलिसीज बनाएगी रिलेटिंग टू द मनी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगी। कीपिंग मेंटेनिंग प्राइस सेटेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। अब मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसीज एंड क्रेडिट पॉलिसीज हमारी साथ साथ चलती हैं, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है ना, उसको वेल मेंटेन करके रखना। अब मार्केट का पैसा वेल मेंटेन कैसे होगा? मार्केट में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई क्या? अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों आता है? महक के पास बहुत सारे पैसे हैं, महक क्या करेगी पैसों का? खर्च करोगे। जैसे ही आपने खर्च करी, क्या अरेंज किया मार्केट में? आप जैसे ही खर्च करते हो तो मार्केट में क्या बढ़ जाती है? डिमांड। जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होगा? मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा होगा, हद से ज़्यादा। अब आरबीआई क्या चाहेगी? कैसी पॉलिसीज बनाए जिससे मार्केट से पैसा खींच सके, ठीक है। अब बैंक ना अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देता है। अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो क्या आधे लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे इंटरेस्ट के लालच में? करवा देंगे। सो बैंक कैसी पॉलिसीज बनाएगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब मार्केट में ना मंदी चल रही है, लोग खरीद नहीं रहे चीज़ें, खर्च नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो मन तो बहुत करता है चीज़ें खरीद लो, मेरा मन तो बड़ा करता है मर्सिडीज ले लूँ, पैसे नहीं है। अब क्या होगा? गवर्नमेंट को पहले पैसे दो, मतलब गवर्नमेंट पहले एम्प्लॉयज़ को पैसे दे, उसके बाद जाकर वो डिमांड रेज करेगा, तब जाकर मार्केट स्टेबल होगी। अब लोगों के पास अगर पैसा है ही नहीं तो एक सोर्स तो सीधा सीधा क्या हो सकता है? लोन ले लो। अब लोन कब लेंगे लोग? जब लोन सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? सस्ता मिलेगा। अगर आरबीआई को मार्केट में पैसा बांटना होगा कि ले महक तू भी ले ले, निकिता तू भी ले ले, तो आरबीआई क्या करे? लोन सस्ता कर दे। तो जैसे ही लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगी, पैसा आएगा और फिर वो आगे क्या करेगी? खर्च होगा। +1 +2 में इकोनॉमिक्स पढ़ी है? सबने पढ़ी है? ठीक है। सो इस तरह से वो क्या करती है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करती है ताकि मार्केट के प्राइस को स्टेबल रख सके। इन्फ्लेशन होगा तो लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, डिफ्लेशन होगा तो लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना है। जब भी लोगों के हाथ से पैसा छीनना होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या कर दो? घटा दो। इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, बढ़ा दो, सही है। इंटरेस्ट रेट क्या कर दो? बढ़ा दो, ताकि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिले। जब लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा तो पैसा बैंक में जमा करेगा। लेकिन जब भी मार्केट में पैसा पहुंचाना होगा तो इंटरेस्ट रेट घटा दो, लोन की इंटरेस्ट रेट। लोन का इंटरेस्ट रेट अगर घट जाएगा तो पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो डिमांड होएगी, डिमांड होएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब वही फाइनेंशियल सिस्टम को चेक करेगा। प्रिस्क्राइब ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस, कि किस किस तरह से आपका काम करेगा। मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कोस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। अच्छी सर्विसेज दे, बढ़िया सर्विसेज दे, कम खर्चे में दे। यानी कि जब हम लोगों को कोई ऐसा बैंक सर्विसेज देता है कि आप एटीएम कार्ड ले लो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, खुशी खुशी हर कोई बंदा लेगा। लेकिन वहीं एटीएम कार्ड के आपके सालाना 1000 मतलब मान लो 100 रुपये या 150 रुपये कटते हैं, तो वो बंदा क्यों लेगा एटीएम कार्ड जिसको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, या पता नहीं ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती। अब मान लो मेरे पर्स में 3 एटीएम कार्ड पड़े हैं, कभी साल 6 महीने में ज़रूरत पड़ती है, क्या करूँ मैं एटीएम कार्ड का? अगर वो मेरे हर साल 100-150 रुपये काटेंगे तो मैं तो सरेंडर ही कराऊंगी ना, कि भाई ज़रूरत ही नहीं है।
उसी तरह से अगर बैंक जो है इफेक्टिव रेट पे सर्विसेज देता है तो हम सर्विसेज ज़्यादा अवेल करते हैं, वही अगर वो सर्विसेज महंगी कर देगा तो हम सर्विसेज कम अवेल करेंगे। तो मार्केट को मेंटेन करके रखता है। आरबीआई चाहती है कि हर एक बंदा बैंकिंग फैसिलिटीज़ को ले। तो कैसे लेगा? जब बैंकिंग फैसिलिटीज सस्ती होंगी तो उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, सस्ती इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद लॉस खा ले, उतने मैनर्स में दें, उस इफेक्ट पे दें, उस कॉस्ट पे दें जहाँ पर ना तो उनको लॉस हो ना ही पब्लिक को कोई लॉस हो, पब्लिक को रेट ज़्यादा लगे। चलिए जी आगे क्या बोलता है? मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करता है? करेंसी आएगी, पापा छीन लेंगे। करेंसी लेकर जानी है, पापा से मांग लो। बाहर खर्चा करने के लिए जाना है दूसरे देश में तो करेंसी किससे मांगोगे? पापा से। वापिस आए, ला बेटा जेब में कितने बचे? पापा के पास जमा करा दे। तो वो क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगा। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या किया फॉरेन एक्सचेंज ने? एक एक्ट बनाया जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो 1999 के अंदर ये एक्ट बनाया। 1999 में ये एक्ट आया था ना, इसका इफेक्ट ये भी था कि मार्केट में ग्लोबलाइजेशन आ गई थी उस टाइम पर। ग्लोबलाइजेशन समझते हो? ग्लोबलाइजेशन समझते हो क्या? ग्लोबलाइजेशन मतलब हम बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड वगैरह चालू कर। ग्लोबलाइजेशन मतलब एंटायर वर्ल्ड कन्वर्टेड इनटू वन नेशन या वन विलेज। भी पूरा देश है ना, पूरा कंट्री एक ही है, हम जहाँ पर भी जाकर व्यापार करना चाहे कर सकते हैं, बट लेकिन कुछ लिमिट्स हैं। जैसे वीज़ा लेना पड़ता है अगर हमें बाहर घूमने भी जाना है तो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया के बाहर पैर ही नहीं रख सकते, पैर रखेंगे तो जल जाएंगे ऐसा तो नहीं है। तो हम जा सकते हैं। वो ग्लोबलाइजेशन ने हमें परमिट किया है कि हम लोग बाहर के देशों से जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। अब हर एक देश की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, तो कोई भी आपको फ्रीली तो अपने घर में घुसने नहीं देगा। पड़ोस के घर में जाके दिखा दो बिना परमिशन तो नहीं जा पा सकते, पर पड़ोस के घर में चले जाओगे तो क्या होगा? बोलेंगे क्यों आ गया, या फिर डंडे में मार के भगा सकते, ज़्यादा गुस्सा लो तो वही घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के। ऐसे ही अगर आपको पड़ोसी कंट्रीज़ में जाना है तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन हमें आता है किसके? वीज़ा के फॉर्म में। अब पड़ोसी देश में जाना है तो उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा या अपने घर का राज चलेगा? उनके हिसाब से। वो कहते हैं हमारे कंट्री में आ रहे हो ना तो हमारी करेंसी ही खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ डॉलर चलता है तो डॉलर, यूरो चलता है तो यूरो, पाउंड चलता है तो पाउंड, एनी अदर करेंसी जो भी चलती है तो उसी करेंसी में आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी, मान लिया। अब हमारे देश में हमारे पापा तो कौन है? आरबीआई। पैसों के मामले में तो आरबीआई से बोला पापा पापा वहाँ डॉलर चलते हैं। पापा ने क्या कहा? ले जा बेटा डॉलर ले जा। सो इसने क्या किया? हर एक फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करके रखा है। क्यों रखा है? ऑब्जेक्टिव देखो, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। यानी कि जब भी आपको इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए, आप किससे ले सको? ताकि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जिससे आप पैसा ले सको। मान लो कि आरबीआई ने ना रखा होता सारा पैसा अपने पास, कुछ पैसा महक के पास होता, कुछ पैसा पीयूष के पास होता, कुछ किसी के पास होता, कुछ किसी के पास होता। अब फॉरेन के पैसे वैसे ही कम है हमारे पास, रेट देखा है कितने कितने ज़्यादा होते हैं। हम किससे मांगने जाते हैं अगर ये सेंट्रलाइज ना होता? ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो जो जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होती है, रेयर चीज़ें होती है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि उस पर कंट्रोल किसका रहे? गवर्नमेंट करे, ताकि मेरे लोगों को दिक्कत ना हो। अब महक को फ़ॉरेन में घूम के आना है, फ़ॉरेन ट्रिप मारना है, कुछ तो पैसे चाहिएंगे ना, लाख 2 लाख करेंसीज कहाँ से लेकर जाएगी? मान लो आरबीआई के पास ना होती, किससे मांगती? पीयूष से, निकिता से, किससे मांगती? किसी ना किसी से तो ढूंढना पड़ता ना। पहले वो बंदा ढूंढो जिसके पास फॉरेन करेंसी हो, फिर उसको पटाओ भाई दे दे, चाहे फिर वो ब्लैक मार्केटिंग करता है, कुछ भी करता। अब क्या है, कम से कम हमें मार्केट रेट पे तो मिलेगा। तो इसीलिए इसने सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखा। ठीक है जी, अगला आ जाओ। आगे क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होती है? पैसा। पैसा करेंसी एक करेंसी होती है, वो किसी भी कंट्री के अलग अलग हो सकती है। तो करेंसी हमारे देश में क्या है? रुपी। तो रुपी चलता है हमारे के देश में। अब रुपी भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉइन्स होते हैं, मतलब हमारी करेंसी 2 तरह की है, एक तो कॉइन्स के फॉर्मेट में है और एक नोट्स के फॉर्मेट में है। तो जितने भी नोट्स बनते हैं इंडिया के अंदर एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपये वाला नोट छोड़ दो, बाकी सारे नोट पे आ जाओ, चाहे 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 1000 का हो, 500 का हो, या 2000 तो बंद हो गए। ठीक है, अब जितने भी नोट बनेंगे वो कौन छापेगा? आरबीआई। 1 रुपये क्यों नहीं छोड़ा? 1 रुपये कौन छापेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको आरबीआई नहीं छापती, गवर्नमेंट छापती है। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं वो भी कौन छापती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सो इशूअर ऑफ करेंसी में क्या लिखा हुआ है, इशू एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स। ये इशू करती है, एक्सचेंज करती है मतलब सर्कुलेट करती है लोगों तक, और क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है करेंसी और कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। अब जो नहीं चलते उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, जो चलते हैं उनको इशू कर देगी, सर्कुलेट कर देगी। मैम का पॉइंट क्यों नहीं करती? कौन चीज़? ये अथॉरिटी किसी और को दी हुई है ना, ये बल्क में बनते हैं हमारे सिक्के, स्टील अथॉरिटी के साथ इनका टाई अप है। स्टील के सिक्के आते हैं ना हमारे पास, तो वो स्टील के सिक्के बनाने के लिए इन्होंने एक अलग से, गवर्नमेंट की ही एजेंसी है वो, तो गवर्नमेंट ही छापती है उन्हें। बात तो एक है, इन्होंने डेलीगेट कर दिया अपना काम, लेकिन पाकिस्तान जा सकते हैं? जा सकते हो। मतलब वहाँ पे कह देंगे कि बैठ मतलब क्या घूमने तो देंगे नहीं, बुलाएंगे भाई। देखो जा तो सकते हो, लेकिन अभी वहाँ पर जो भी तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं वो तो फिर हमें उठनी पड़ेंगी ना। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगे हमारे ऊपर। लाइक हमारी कंट्री में भी कोई अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आता है तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं, बट फिर भी यहाँ पर इतना नहीं है, फ्रीली थोड़ा सा वो हाँ, घूम यहाँ लेते हैं। 5-7 दिन बाद बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में, पड़ोस में आते हैं तो वो कहते हैं हम लोग नहीं जा सकते प्लीज। यही होता है कि मतलब हर एक एनवायरनमेंट होता है अपना अपना, हर एक कंट्री का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर जाओगे तो वहाँ का सिस्टम जो भी है फॉलो तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पे कौन से चलते हैं? पाकिस्तानी चलते होंगे वहाँ पे, क्या पता हमारे फॉलो रखा हो। नहीं है तो अलग, करेंसीज अलग अलग होती हैं हर कंट्री की। ऐसे तो भूटान और नेपाल में भी पहले हमारे इंडियन रुपीज़ चल जाते थे, लेकिन उनकी खुद की भी तो करेंसी है। वो ये है कि हमारा देश बहुत ही पास है और वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, तो वहाँ पर हमारी करेंसी भी चल जाती है और उनकी तो चलती चलती है। तो ऐसा नहीं है, हर एक देश की अपनी करेंसीज है। वो तो कई बार ऐसा होता है एक्सेप्टेबल क्या है, जैसे डॉलर है वो काफ़ी एरियाज़ में एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जिस एरिया में डॉलर एक्सेप्टेबल है वहाँ पे उन एरिया की करेंसी नहीं होगी, हो तो सकती है ना। अपनी इंडिया की कितनी बार करेंसी चेंज हो चुकी है, मोहम्मद अकबर, बादशाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इनके टाइम पे बहुत अलग अलग थी। जैसे खिलजी के टाइम पे कुछ थी दहली वाल करके, ऐसी कुछ करेंसीज थी। तो करेंसीज बदलती रहती है और हर एक एरिया की अपनी होती है। लाइक अब तो कंट्री वाइज होने लगी है। सो आगे क्या बोलता है हमें पास, ऑब्जेक्टिव इज टू गिव टू द पब्लिक एडुकेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन द गुड क्वालिटी। क्या बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने देश में पैसे की सप्लाई कभी कम ना पड़े, प्रॉपर एडिक्वेट जितनी भी ज़रूरत है उतनी सप्लाई हम लोग कर सकें, नोट्स की भी एंड कॉइन्स की भी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द इश्यूअर ऑफ करेंसी नोट्स, आरबीआई। ठीक है जी। आगे क्या है, डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल क्या है कि ये अपने प्रमोशनल फंक्शंस निभाती है कि खाते खुलवाओ, एफडी खुलवाओ, आरडी खुलवाओ, प्रमोशन करो, सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ ताकि इकोनॉमी में पैसा आए। तो ये क्या करती है, वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे प्रमोशनल फंक्शन करती है, बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइजमेंट पहुंचाती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बेस्ड फंक्शन इज डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट तो तभी होता है ना लोगों को पता चले, अच्छा ऐसा काम भी होता है। आगे क्या है हमारे पास, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बीच में ये एक क्लियरिंग हाउस का काम करेगा, जो भी अपने एग्जांपल पढ़ा था पीएनबी और एचडीएफसी वाला। तो क्या बोलता है कि इंट्रोड्यूस अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। आजकल तो बड़े सारे मेथड हो गए, जैसे पहले चेक था, अभी क्या हो गया हमारा इंटरनेट ट्रेडिंग हो गया, अब तो बड़ी सारी ऐप को भी ऑथराइज कर दिया गया है, जैसे हमारी जीपे, गूगल पे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बड़ी सारे मेथड्स निकालता रहता है जो कि पेमेंट करने के काम आते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस जो हमारा पेमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ताकि ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत सके। आरबीआई के तो अभी भी मेन दो ही चलते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, और इनका इंटरनेट ट्रेडिंग। बाकी सारी ऐप्स हैं वो ऑथराइज ज़रूर हैं लेकिन वो अलग से चलती हैं। आगे क्या है हमारे पास, रिलेटेड फंक्शंस। अब रिलेटेड फंक्शंस क्या है, कोई भी अदर फंक्शंस अगर इन्हें करना हो, अब बैंक अपने बैंक्स की भी देखभाल तो करेगा ना, बैंक का भी काम यही होता है, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उनको लोन देते हैं। तो मेन फंक्शन कौन करता है, बैंक्स। हमें लोन लेना होगा, हम आरबीआई के पास नहीं जाते, हम किसके पास जाते हैं, अपने बैंक्स के पास। हमें पैसा डिपॉजिट कराना हो, आरबीआई को नहीं कराते, हम अपने बैंक्स को कराते हैं। सो हमारा टाई अप किसके साथ रहता है, बैंक्स के साथ। बैंक्स का टाई अप किसके साथ रहेगा, आरबीआई के साथ। तो बोल सकते हैं कि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, यानी कि बैंकों के भी पापा है वो, बैंकों का बाप। सो आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। अदर रिलेटेड फंक्शन क्या है, क्या वो अपने अंडर आने वाले बैंकों को रेगुलेट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, करता ही है, कर क्या सकता है, करता है। अगर प्राइवेट बैंक्स को भी मतलब लिंक होता है, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग फैसिलिटी तो नहीं देती, मतलब डिपॉजिट तो नहीं लेती, बट फिर भी फाइनेंशियल सर्विसेज करती हैं, उनको भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेन करेंसी, पैसे का खेल जहाँ पे भी होगा ना, जहाँ पे फाइनेंशियल, प्योर फाइनेंशियल बिजनेस कर रही है,
पैसा तो ऐसे हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी आता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, वो नहीं, लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का बेस ही पैसा है, एसेट ही पैसा है हमारा। लाइक मेरा मेन काम क्या है, लोगों को लोन देना है, तो मैं एक फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला बिजनेस हूँ, तो मुझे भी आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये जो छोटी बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई हैं जो हाउसिंग बैंक लोन देती हैं, हाउसिंग फाइनेंस देती हैं, तो ये बिल्कुल वो भी अपना आरबीआई से रेगुलेटेड होगा। तो जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, चाहे वो बैंकिंग नेचर के हो या ना हो, सारे के सारे आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। उनके नीचे बड़ी सारी टीम्स बनी होती हैं, हर एक टीम अपना अपना काम करती है। ठीक है जी, चलो जी आगे क्या बोलते हैं, बैंकर टू द बैंक, और ऊपर एक फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी है, सोचो कैसा लगेगा, गवर्नमेंट हमारे पीएनबी बैंक में ऐसे चक्कर काट रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आके, वो डायरेक्ट आरबीआई से बोलेगा कि तू मेरे सारे फंक्शंस खुद ही निकाल। तो यानी कि आरबीआई क्या करता है, परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। सो आरबीआई इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट्स बैंक, एंड आरबीआई इज द बैंक ऑफ द बैंक्स, यानी कि बैंकर्स बैंक। नीचे क्या लिखा हुआ है, बैंकर टू द बैंक्स मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स। जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे, उन सब के अकाउंट किसने मेंटेन किए हुए हैं, आरबीआई ने मेंटेन किए हुए हैं। आरबीआई की लिस्ट में हर बैंक का नाम मिलेगा कि कौन कौन से बैंक मेरे अंडर काम करते हैं। आरबीआई तो लोन लेता है ना, आरबीआई ले सकता है तो फिर वो किससे लेता है, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो नॉर्मल ओवरऑल वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। अदरवाइज तो सारे के सारे फाइनेंशियल कंडीशंस तो क्या, हमारे देश में जितनी भी इसके पास पावर है नोट छापने की, उतने नोट छाप सकता है, बट उसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है ना, गवर्नमेंट की बैठक बैठती है कि कौन से नए छोड़ नोट छापने हैं, कितने छापने हैं। अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ भी छाप देगा, पूरा सिस्टम के साथ काम करते हैं। आगे क्या बोलता है, RBI has 27 regional offices, most of them in the state capital and 4 sub offices banking sectors in news। तो क्या बोलते हैं, इसका लगभग 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, और जो सारे के सारे कहाँ पर हैं, हमारे स्टेट कैपिटल्स के अंदर, यानी कि जो भी किसी कैपिटल की स्टेट का कैपिटल होगा वहाँ पर है हमारे पास, एंड 4 इसके सब ऑफिसेज है, यानी कि 4 और भी ऑफिसेज इसके हैं। तो टोटल इसके 31 ऑफिसेज हो गए, जिसमें से 27 क्या है रीजनल ऑफिस, 4 क्या हैं सब ऑफिस, अलग अलग एरियाज़ के अंदर है। ठीक है जी, आगे कुछ हमारे पास जीके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्या बोलता है, अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2020। इन यूनियन बजट 2020 श्रीमती निर्मला सीतारमन ऑनरेबल ये तो पता है ना, ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर अनाउंस द फॉलोइंग रिलेटेड टू। तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की, वो क्या किया इन्होंने, फाइनेंशियल सेक्टर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स टू बी कैरिड आउट टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म इन पीएसबी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, few PSBs to encourage to approach the capital market to raise additional capital। क्या बोला इन्होंने कि ये जो PSBs हैं ये क्या काम करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, और जब भी ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आप ये मान के चलना इनके ऊपर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फाइल का मतलब होता है कुछ भी रिपोर्ट्स देना। ठीक है जी, फाइल का मतलब क्या है, कुछ भी रिपोर्टिंग देना। ठीक है जी, आगे करते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है हमारे पास डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि DIGC जो है, हैज़ बीन परमिटेड टू इंक्रीज द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ डिपॉजिटर विच इज़ नाउ ₹1 लाख टू द 5 लाख रुपीज़। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज क्या बोलता है, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक को कोई भी लॉस लगता है तो हमारा मिनिमम पैसा सिक्योर्ड रहता है कि कम से कम इतना पैसा आपका सिक्योर्ड रहेगा, ताकि जो छोटे डिपॉजिटर हैं उनको कोई लॉस ना हो। पहले वो लिमिट थी हमारी 1 लाख तक की, यानी कि बैंक को अगर लॉस भी होता है तो हमारा 1 लाख रुपये तक का पैसा सिक्योर है। अब उस 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है क्या, 5 लाख। थोड़े दिनों पहले ये सर्कुलेट भी हो रहा था ये मैसेज, अगर व्हाट्सएप पे किसी के स्टेटस पे या फिर फेसबुक वगैरह पे कहीं चेक किया हो तो, कि DIGC ने क्या किया है, हमारी जो लिमिट्स हैं वो 1 लाख से 5 लाख तक इंक्रीज कर दी है। ये कहाँ से लाएगा मैम फिर पैसा, मतलब लॉस लग गया तो आरबीआई से? इंश्योरेंस कंपनी है, इनका तो काम यही होता है रिस्क लेना, प्रीमियम लेता है, उस प्रीमियम से फाइनेंस करेगा। आगे क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हेल्थ अंडर मॉनिटरिंग थ्रू अ रोबस्ट मैकेनिज्म कीपिंग डिपॉजिटर मनी सेफ। तो क्या बोलते हैं, एक रोबस्ट मैकेनिज्म, रोबस्ट मतलब इन्होंने तगड़ा तरीका बनाया हुआ, तगड़ा मैकेनिज्म बनाया ताकि डिपॉजिटर का मनी क्या रहे, सेफ रहे।
मॉनिटरिंग का मतलब होता है देखते रहना, तो यानी कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बार बार रिव्यू करते रहते हैं और बड़ा अच्छा तगड़ा तरीका बनाया है जिससे कि डिपॉजिटर का पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ रहेगा। आगे क्या बोलता है, कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी स्ट्रेंथेंड बाय अमेंडिंग बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म and enabling access to capital and improving governance and oversight of the sound banking through the RBI। क्या बोलता है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो स्ट्रेंथन करेंगे। क्या, कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? अगर आरबीआई अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को चेंज करता रहे, इसमें अमेंडमेंट्स लाता रहे। अब कोई भी तरीके हैं, हम लोग कब काम करते हैं? जब डंडा पड़ता है सर पे, बिना डंडा काम करते हैं? कोई हमसे टेस्ट लेगा, पूछेगा तभी पढ़ के आएंगे, वरना नहीं पढ़ के आएंगे। ऐसे ही बैंक्स भी कैसे काम करती हैं, जब उनके सर पे डंडा पड़ता है तभी वो काम करते हैं। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जैसे जैसे मजबूत किया जाएगा वैसे वैसे ही रूल्स मजबूत होंगे। रूल्स मजबूत होंगे तो उनका काम करने का तरीका मजबूत होगा, तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से काम करेंगे और अपनी गवर्नेंस का मतलब होता है किसी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, यानी कि किसी को कैसे नियंत्रण में लाया जाता है। तो वो कब हो पाएगा? जब आपके एक्ट्स बार बार अमेंड होते रहेंगे, गंदे एक्ट बंद हो जाएंगे, या फिर जो लूज हैं, जो फ्री छोड़ते हैं, वो एक्ट स्ट्राइट किए दिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। आगे क्या है, द लिमिट फॉर एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज to be eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 is proposed to be reduced from 500 crore to asset size of rupees 100 crore or loan size from existing to 1 crore to rupees 50 lakhs। ये जो सारफीसी है ये एक एक्ट होता था, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी कि ये जब काम करती थी जब कोई कंपनी डूबने वाली होती थी, जिसका लॉस लगता था ज़्यादा, तब ये सारफेसी काम आता था। ठीक है जी, तो ये अब वैसे सारफेसी जो है रिपील होकर धीरे धीरे हमारा आईबीबीआई के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। सो ये जो सारफेसी है, सारफेसी काम करता था वीक कंपनीज के लिए, जो डाउनग्रेडेड कंपनीज होती थी। सो वहाँ पर कुछ लिमिट्स होती थी कि आपका एसेट साइज इतना होना चाहिए, आपका एग्जिस्टिंग लोन इतना होना चाहिए। सो इसने एसेट साइज को रिड्यूस कर दिया कितना, 100 करोड़ तक का, यानी कि अब 100 करोड़ एसेट वाली कंपनी भी सारफेसी के अंडर आ जाएंगी। लोन साइज रिड्यूस कर दिया 1 करोड़ से कितना, 50 लाख के लिए, यानी कि छोटी कंपनीज को भी कवर करने की कोशिश की है। और कैसी कंपनीज? एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी का काम क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी बताई थी, चाहे मैं बैंकिंग फंक्शन करूं या ना करूं, लेकिन फाइनेंशियल फंक्शन करूं, यानी कि मेरे पास सारी एसेट कैसी होंगी, फाइनेंशियल होंगी। या तो मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा पैसा, या फिर मैं मार्केट से पैसा, यानी कि जो भी लेन देन होगा मेरे पास, गुड्स क्या है मेरा, पैसा ही मेरा गुड्स है, पैसा ही मेरी एसेट्स है। तो जब मैं एसेट्स में लेन देन करती हूँ और मुझे लॉस लग जाता है तो मेरा एसेट साइज होना चाहिए, यानी कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पहले 500 करोड़ की और आज के टाइम में 100 करोड़ की। मार्केट का अगर लोन है तो एग्जिस्टिंग लोन कितना होना चाहिए, 1 करोड़, और करंट डेट में 50 लाख। लिमिट्स को यानी कि रिड्यूस किया गया है फॉर द एनबीएफसी अंडर सारफेसी एक्ट 2002। ठीक है जी, आगे चलते हैं। To meet the need for greater private capital, it is proposed to sell the balance holding of the Government of India IDBI Bank to private retail institutional investors through the stock exchange। क्या बोलता है कि अगर आपको प्राइवेट कैपिटल मतलब लोन लेना है, दूसरी कैपिटल लेनी है, इस प्रपोज टू सेल द बैलेंस होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक जो है अब वो प्राइवेट बैंक हो चुका है। सो इसने क्या किया था, अपना जो आईडीबीआई बैंक है उसको प्राइवेट में सेल आउट कर दिया ताकि हमारे जो फैसिलिटी नीड्स है उसको पूरी की जा सके। टू प्राइवेट रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि क्या किया था, इसके शेयर्स बेच दिए स्टॉक मार्केट में ताकि उनके जो प्राइवेट कैपिटल की नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है जी, प्राइवेट कैपिटल मतलब अपना खुद का कैपिटल हो गया अब इनका, तो अपनी कैपिटल को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी एक कंपनी बेच दी। आगे क्या बोलता है, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट है जहाँ पर एसेट्स कैसी होंगी, फाइनेंशियल नेचर की। सो वो क्या है, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी। ठीक है जी, अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कैसे काम करती हैं देखते हैं। इसमें क्या है, डीपनिंग बॉन्ड मार्केट। क्या किया, सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी ओपन फुली फॉर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स ऑल्सो, यानी कि बॉन्ड मार्केट की मार्केट को और डीप कर दिया गया, और गहरा मतलब और स्ट्रेंथन कर दिया गया। बॉन्ड मार्केट के अंदर अब नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, यानी कि जो हमारे एनआरआई हैं, जो कहीं और रहते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन का बंदा भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अब खरीद सकता है। आगे क्या है,
FPI लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 15% फ्रॉम 9% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग स्टॉक। पहले FPI लिमिट थी 9% की, अब कितनी हो गई 15%। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ऐसा इन्वेस्टर जो कहाँ का है, फॉरेन का है। फॉरेन के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें FPI बोला जाता है। ये हमारी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो इनको बोला जाएगा FDI। इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो इनको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से इन्वेस्ट करवाना पड़ता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है FII। सो जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या करता है, ये फॉरेन का इंस्टीट्यूट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉरेन का इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में जो इन्वेस्ट करता है पैसा, वो कहाँ से लेकर आता है, वो FPI का पैसा होता है। यानी कि इनडायरेक्टली FPI ने FII में पैसा लगाया, जो पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो FPI अब मार्केट में कितना पैसा लगा सकते हैं, पहले 9% लगा सकते थे, अब कितना लगा सकते हैं 15%, ठीक है जी। तो दो लिमिट्स एक्सचेंज हुई है मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर। क्या हुआ, पहले तो मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन पैसा लगा सकता है, नॉन रेजिडेंट। इंडियन तो लगा ही सकते थे पहले, अब नॉन रेजिडेंट भी लगा सकता है। दूसरा क्या किया, FPI की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी, कहाँ से, 9 से 15 के ऊपर, ठीक। कौन सी होती है? बॉन्ड वैसे हमारा होता है एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड मार्केट आपकी मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ही होंगी। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तरह तरह की सिक्योरिटी दिखती है, तो एक सिक्योरिटी के लिए उसको मार्केट का नाम दे दिया। जैसे हमारी स्टॉक मार्केट, इक्विटी के लिए मार्केट होती है, उसी मार्केट में और चीज़ें भी डेवलप सेल आउट होती है, जैसे डिवेंचर्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, न्यू लेजिस्लेशन टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर लेइंग डाउन अ मैकेनिज्म फॉर नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि क्या बोलते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए नई पॉलिसीज़, नया लॉ बनाया जाएगा। यानी कि स्कोप ऑफ क्रेडिटर डिफॉल्ट स्वैप्स टू एक्सपेंड, यानी कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट करते थे, यानी कि इधर से लोन उठा के उधर से लोन की अटका पटकी जो करते थे, उस फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया लॉ बनाया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इन द बजट ऑफ 2020। ये जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये अनाउंसमेंट है उनकी, जो उन्होंने अपने बजट में की होंगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सपेंडेड बाय न्यू डेट ETF कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि जो डेट बेस्ड हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ऐसा एक्सचेंज या फिर मार्केट बोल दो उसको, ऑनलाइन मार्केट होती है जहाँ पर हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट की अदल बदल होती है, डेट इंस्ट्रूमेंट को अदला बदला जाता है। इसके अंदर पहले क्या था, हमारे पास सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी। सो इसको और एक्सपेंड कर दिया गया, क्योंकि इसकी मार्केट को एक्सपेंड कर दिया गया, मार्केट की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। तो आगे क्या बोलता है, टू गिव अट्रैक्टिव एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, पेंशन फंड्स भी आएंगी हमारी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी आएंगे, ठीक है जी। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे छोटे इन्वेस्टर जो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट करते हैं। आगे है हमारे पास क्या, अ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर NBFCs फॉर्मुलेटेड पोस्ट द यूनियन बजट 2019-20 टू एड्रेस देयर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। क्या बोलता है कि कुछ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लगाई गई, किसके लिए, NBFC के लिए, ताकि वो अपने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होता है मतलब उनके हाथ से पैसा छूटता जा रहा है, वो लॉस में आती जा रही है, उनके हाथ में अभी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अपने खर्चे निपटाने में सक्षम होते हो। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट लग गया, यानी कि अब आप अपने खर्चे निपटाने में सक्षम नहीं हो, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, वो सिचुएशन आ गई कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो अपने लिक्विडिटी पे क्या लग गया, कंस्ट्रेंट लग गया। तो उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई, यानी कि कुछ पैसा वो गारंटी पे दे देंगे, क्रेडिट पे दे देंगे, उनको उधार में दे देंगे, ठीक है जी। किन के लिए स्कीम्स बनाई गई है, NBFCs के लिए। NBFC बोले तो बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद अगर पीछे थोड़ी सी न्यूज़ देखी होंगी तो न्यूज़ में देखा होगा कि पीछे कुछ बैंक्स का मर्जर हुआ था आपस में, PNB बैंक, ओरिएंटल बैंक का मर्जर हुआ था आपस में। तो लास्ट टाइम में क्या किया गया, इन्होंने कुछ बैंक्स का मर्जर किया, ठीक है जी। टोटल 27 बैंक थे जिनके पीछे 2017 से लगे हुए थे, उनका आपस में मर्ज कर करके अब सिर्फ 12 बैंक रह गए हैं, यानी कि 27 को कन्वर्ट कर दिया कितने में, 12 में। तो बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हुए। जो लिस्ट है वो इसके नीचे लिखी हुई है, पढ़ो इसको फटाफट। द बैंक्स विच वर मर्ज टुगेदर आर PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, UBI, इंडियन बैंक। पढ़ो इसे फटाफट।
ठीक है जी, पढ़ा। तो इन बैंक्स का क्या किया गया, इन्होंने मर्जर करने के बाद ये बैंक्स हमारे पास बची। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनवेल्ड द गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रोवाइडिंग देयर ब्रॉड सेक्टर ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी टू सिटिंग फी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लॉन्ग टर्म टू डायरेक्टर एट मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड्स। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अनवेल्ड किए। अनवेल्ड का मतलब, वेल का मतलब होता है घूंघट या फिर पर्दा, अनवेल कर दिया यानी कि पर्दा हटा दिया। गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाए गए थे। प्रोवाइडिंग देयर बोर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, उन्होंने क्या किया, अपने बोर्ड्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी, या ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ें, यानी कि उन्होंने उनको फ्रीडम ज़्यादा दे दी। फ्लेक्सिबिलिटी टू फिक्स सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, वो सिर्फ अपने एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आते हैं। अब जब कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस देता है तो फीस चार्ज करता है, तो वैसे ही जब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में आते हैं मीटिंग के लिए, तो इनको एक फ़ीस दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सिटिंग फीस। सो अब ये जो बैंक्स है ना, वो कोई भी सिटिंग फीस डिसाइड कर सकते हैं, उनको क्या दे दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। दूसरा, लॉन्गर टर्म टू द डायरेक्टर्स एट मैनेजमेंट कमेटी, और डायरेक्टर्स की जो टर्म टेन्योर होगा वो कितना होगा वो डिसाइड कर लेंगे, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जनरली क्या होता था, कंपनीज एक्ट अगर आप पढ़ोगे अगले सेशन के अंदर, तो वहाँ पर देखोगे कि कुछ डायरेक्टर का टेन्योर्स जो मैनेजमेंट में होते हैं 5 ईयर्स तक का होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि आप लॉन्गर टर्म भी दे सकते हो अपने डायरेक्टर्स को। ये छूट किसको दी गई, बैंक्स को दी गई। ठीक है जी, बैंक्स के ऊपर भी कंपनी लॉ लगता है, क्योंकि बैंक्स इज अ काइंड ऑफ कंपनी, लेकिन बैंक्स के ऊपर अपना स्पेशल लॉ भी लगता है, जो कि क्या है, आरबीआई एक्ट 1934। सो आरबीआई को सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करना है, आरबीआई एक्ट। जहाँ पर कंपनीज एक्ट और आरबीआई के अंदर कन्फ्लिक्शन आ गई, यानी कि दोनों लड़ाई करने बैठ गए कि आरबीआई बोलता है ऐसा करना है, कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा करना है, तो आरबीआई जीतेगा। यानी कि आरबीआई एक्ट किसका है, आरबीआई के घर का है, तो घर का एक्ट पहले जीतेगा। हम घर के बंदे को जिताते हैं ना पहले। क्यों क्यों बैंक अकेले अकेले बैंक में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, अकेले बैंक की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, वेस्ट हो रहे थे रिसोर्सेज, इस वजह से। नीचे लिखे हुए की हाइलाइट्स, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज टू फॉर्म कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट लेंडर। अब सबसे सेकंड लार्जेस्ट नंबर लेंडर कौन है हमारे पास, पीएनबी। पीएनबी के पास पीएनबी तो था ही, अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी पावर मर्ज हो गई है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया। द मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक्स विद कैनरा बैंक and create the fourth largest public sector banks with rupees 15.20 lakh crore business and a branch of network of rupees 10,324। यानी कि जो सेकंड है हमारे पास क्या, जो कैनरा बैंक मर्ज हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ, अब ये क्या बन गया, फोर्थ लार्जेस्ट बन चुका है, और उसके पास क्या है, 15.20 लाख करोड़ का बिजनेस है। ब्रांच कितनी है इसकी, 10,324 ब्रांच है। थर्ड क्या बोलता है, आंध्रा बैंक एंड द कॉर्पोरेशंस बैंक मर्जर with Union Bank of India will create India's fifth largest merchant public sector banks with rupees 14.59 lakh crore rupees business and 9,609 branches। तो क्या बोलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ मर्ज होकर हमारा बना फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक, और उसके बाद ये जाकर मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। द मर्जर ऑफ इलाहाबाद बैंक विद द इंडियन बैंक विल क्रिएट द सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स with rupees 8.08 lakh crore business with strong branch network in south, north and east of the country। तो दूसरा क्या बोला इसने कि जो हमारा इंडियन बैंक है वो मर्ज हो गया था इलाहाबाद बैंक के साथ, जिसका बिजनेस आया 8.08 लाख करोड़ का, और वो क्या बन गया, सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक बन गया। साथ में इसका क्या है, साउथ और नॉर्थ एंड ईस्ट साइड ऑफ कंट्री में उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं दी हुई, बट कौन कौन से इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं वो दिया हुआ है इसके अंदर। आगे क्या बोलता है ये, मोटिव बिहाइंड द मर्जर ऑफ PSBs आर इनहेंस्ड कैपेसिटीज टू इंक्रीज क्रेडिट। अभी क्या है, क्यों किया गया था, ताकि इनकी लैंडिंग पावर बढ़ सके, कैपेसिटी बढ़ सके, तो कैपेसिटी बढ़ाई गई इनकी क्रेडिट की। बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल रीच, रिडक्शन इन लैंडिंग कॉस्ट, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग सेक्टर, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू रेज मार्केट रिसोर्सेज। यानी कि क्या किया इनका, अब नेशनल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो गया, यानी कि अकेले अकेले इनकी कोई अप्रोच थी नहीं, जैसे ही एक दूसरे में मर्ज हुए तो इनकी रैंकिंग्स हाई होगी, नंबर ऑफ रैंकिंग्स बढ़ गई,
दूसरा, इनके पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, अकेले अकेले बैंक अपना रिसोर्सेज फुल यूटिलाइजेशन कर नहीं रहा था। अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, तो मार्केट को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, यानी कि अच्छे से मार्केट के रिसोर्सेज को अप्लाई कर पाएंगे अपने उसके ऊपर। ठीक है जी। आगे क्या बोलता है ये, रिवीजन इन द नॉर्म्स ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम। ये क्या बोलते हैं कि ऑडिट सिस्टम जो है उसके अंदर भी रिवीजन की गई। तो क्या बोलते हैं कि आरबीआई ऑफ द बैंक हैज़ रिवाइज द नॉर्म ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ द बैंक्स। Concurrent audit aims at shortening the intervals between the transaction and its independent examinations। क्या बोलते हैं कि टेन्योर कम कर दो, लंबे लंबे समय यानी कि लंबा गैप चला जाएगा बीच में, तो ऑडिट अच्छे से नहीं हो पाती, चेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती। कम कम इंटरवल्स पे चेक करवाओ, ताकि जब ट्रांजेक्शन हुई है उसके कुछ दिन बाद ही उसकी एग्जामिनेशन हो जाए। Some of the revised norms included the option to consider whether concurrent audit should be done by bank's own staff or the external audits। यानी कि खुद का बंदा ऑडिट करेगा, खुद का पेपर खुद ही चेक करना है या किसी दूसरे से चेक कराना है, ये डिसाइड करो। खुद चेक करना चाहिए, दूसरे से कराना चाहिए? दूसरे से। खुद तो गलतियाँ सही कर देंगे ना। आगे क्या है, विच में इंक्लूड रिटायर्ड स्टाफ और इट्स ओन बैंक। वो अपने रिटायर्ड स्टाफ को भी यूज़ कर सकता है, यानी कि ऐसा स्टाफ जो कि क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, जब वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। continues to be left at the discretion of the individual's bank। यानी कि ये क्या रह गया उनके ऊपर, डिस्क्रिएशन मतलब होता है अपनी इच्छा है, तो ये बैंक की इच्छा पर है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो उसका मन करे वो उसी फॉर्मेट के अंदर सारा काम कर सकता है। आगे क्या बोलता है, द रिवाइज्ड नॉर्म्स स्टेट दैट द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द बैंक्स। आगे क्या बोलता है, द रिवाइज्ड नॉर्म स्टेट दैट द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द बैंक शुड बी पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ कंकरेंट ऑडिटर्स वेयर सच फंक्शन इज आउटसोर्स्ड एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर्स रिपोर्टिंग टू हर या फिर हिम। The norms further stated that the bank should frame a policies for fixing accountability in case of the serious acts of omission or commission noticed in the working। जो मैं ना हाईलाइट करके बोलती ना, omission और commission, उसको अंडरलाइन कर लिया करो। In the working bank's own staff or retired staff working as concurrent auditors। क्या बोलिए इस पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ये कहता है कि आप जिसको भी डिसाइड करो, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक्स का एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम आपने बनाया हुआ है, उसका एक हेड होगा, तो उसको बोलो कि वो पार्टिसिपेट करेगा ऑडिट की प्रोसेस में, चाहे घर वाला ऑडिट करे चाहे बाहर वाला ऑडिट करे, उसके सर पे एक बंदा लगा दो जो चेक करता रहेगा कि ऑडिट कैसी हो रही है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट को चेक करता रहेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो उसकी। जैसे क्लास में मॉनिटर नहीं लगाते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं, वैसे ही अपने ही बैंक का एक इंटरनल ऑडिट का हेड उठा लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करेगा, चेकिंग करके देगा आपको कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्या करेगा, और अपने रूल्स बना लो, रेगुलेशन बना लो, पॉलिसीज बना लो कि काम कैसे होगा, किसकी गलती आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना। दो काम बनाए इसने, ओमिशन एंड द कमीशन। ओमिशन का मतलब होता है भुलक्कड़ किस्म का इंसान जो भूल जाता है, कमीशन मतलब जानबूझ के गलती करते हैं। फ्रॉड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप कुछ काम करना भूल गए और जो काम करना ज़रूरी था वो भी गलती है, या फिर कोई काम नहीं करना था और आपने कर दिया, तो दो तरह की गलती हो सकती है, करना था और नहीं किया, नहीं करना था और कर लिया, यानी कि या तो ओमिशन किया या फिर क्या किया, कमीशन किया। दोनों ही गलती में आपको क्या करना है, दोनों की ही गलती में आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है, अ क्वार्टरली रिव्यू कंटेनिंग इम्पोर्टेंट फीचर्स ब्रॉट आउट। सर कपिल सर रिकॉर्ड होती है वॉइस। आगे क्या है, अ क्वार्टरली रिव्यू कंटेनिंग इम्पोर्टेंट फीचर्स ब्रॉट आउट ड्यूरिंग कंकरेंट ऑडिट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लोकल मैनेजमेंट कमिटी। The zone-wise finding of the concurrent audit may be reported to ACB LMC on the quarterly basis। क्या बोल रहा है, जो भी काम आपने किया है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, जो भी चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं ऑडिट के टाइम पर, वो आप प्लेस कर दोगे कहाँ पर, जो उनके लिए ऑडिट कमेटी बनाई हुई है, यानी कि ऑडिट कमेटी के पास, या फिर आपने बनाई होगी मैनेजमेंट कमेटी, उसको क्या बोलोगे, लोकल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और क्या है, जोन वाइज, यानी कि अपनी ब्रांच वाइज, स्टेप वाइज, एक्टिविटी वाइज आप उसको फाइंड आउट करो और अपनी अपनी गलतियाँ उन लोगों को बता दो। तो जब आप अपनी अपनी गलतियाँ उन लोगों को लोकेट करोगे, एलोकेट करोगे, तो वो अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे, जवाबदेही बनेगी उनसे। अब जैसे 4 बच्चों का टेस्ट था, वैसे मैं बोलती हूँ पूरी क्लास में लाइक पढ़ती नहीं है, सबको ही बोलती हूँ मैं,
लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलर टेस्ट लिया, वो पर्टिकुलर बच्चा जिसके नंबर कम आए बाकी सबके अच्छे आए, तो मैं उस पर्टिकुलर बच्चे को ही बोलूँगी ना। यानी कि जिसकी जवाबदेही बनी फिर बाद में उसी के ऊपर तलवार लटकेगी ना, सारे तो बच जाएंगे, सारे सेफ हो जाएंगे। तो ऑडिट का क्या होता है, जहाँ पर गलती निकली है, जहाँ पर आपकी फाइंडिंग्स है, उसी के सर पे आपको फिर बाद में तलवार लटकानी है, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया आपका, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है, तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग इसको, लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ना। 3-4 पेज हैं, अच्छा टॉपिक है। आपकी बुक्स में वैसे बहुत डिटेल में नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करवाया भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक आधी बात बताई होगी एक्स्ट्रा, लेकिन जितना आपकी बुक में है उसको डिटेल से। ठीक है जी, चलिए। हाँ, चैप्टर भी छोटा सा है, इंटरेस्टिंग भी है और काम का भी है। कल ही ख़त्म हो जाएगा, चलो कोशिश करेंगे कल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ही रहता है, कल हो जाएगा ये, कोई बात नहीं। अभी जितना करा है ना उतना अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना। ओके जी, थैंक यू।